जी स्टूडेंट्स, नाउ टॉपिक इज़ एक्टिव पैसिव। आप जैसा कि जानते हैं कि पैसिव वॉइस के अंदर क्या होता है। जैसे आप कहते हैं आई ईट एप्पल्स, आई का सब्जेक्ट पहले है। पैसिव वॉइस में क्या होगा, एप्पल्स आर ईटन बाय मी, यानी ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। ठीक हो गया। तो याद रहे पैसिव वॉइस में हमेशा फॉर्म थर्ड यूज़ की जाती है। सिर्फ चेंज क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट आपका शुरू में आ जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट आपका एंड पे चला जाता है। जैसे एप्पल्स आर ईटन बाय मी, तो इसमें ऑब्जेक्ट एप्पल्स था वो शुरू में आ गया, और जो आपका आई था, आई ईट एप्पल्स, उसमें जो आई सब्जेक्ट है वो एंड पे कैसे चला जाएगा, बाय मी। ठीक हो गया। फॉर्म थर्ड ही है, यानी ईटन, फॉर्म हमेशा थर्ड होती है। चेंज क्या हुआ, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट डेफिनेट का अगर सेंटेंस होगा तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज एम आर में से कोई एक। आइए देखते हैं। द मूवी फैसिनेट्स मी, तो यहाँ पे देखें फैसिनेट्स फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट डेफिनेट है, तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इस हमारे में से कोई एक चूज़ किया जाएगा। ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में आपका हेल्पिंग वर्ब वाज या वर में से कोई एक होता है। द मूवी बोर्ड मी, सेकंड फॉर्म मीन्स पास्ट इंडेफिनिट, तो आपका हेल्पिंग वर्ब वाज वर में से कोई एक होगा। इस तरह डू डज फर्स्ट फॉर्म काउंट होंगे, उसको भी आप इस हमारे में कन्वर्ट करेंगे। डिड सेकंड फॉर्म काउंट होगी, यानी पास्ट इंडेफिनिट, उसको आप वाज वर में कन्वर्ट करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, आई एम हेल्पिंग शनान, तो अगर आपके एक्टिव वॉइस में ऑलरेडी उसने इज एम आर दिया हुआ है, तो जब आपने उसका पैसेज बनाना है तो उस इज एम आर के साथ बींग लगा देना है। या पास कॉन्टीन्यूस में अगर वाज वर दिया हुआ है उसने, आई वॉज क्लीनिंग, तो उस वाज वर के बाद क्या करना है, आपने बींग लगा देना है। शनान इज़ बींग हेल्प्ड बाय मी, द बाथरूम वॉज बींग क्लीन बाय मी। ठीक हो गया जी। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। देखें आपके प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, आई हैव मेड द गिफ्ट, हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म होती है। जब पैसिव बनाएंगे तो उस हैज़ हैव के साथ आपने बीन का एडिशन कर देना है। ठीक हो गया। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, स्टीवन स्पीलबर्ग हैड डायरेक्टेड द मूवी, तो हैड के बाद थर्ड फॉर्म होती है पास्ट परफेक्ट में। जब पैसिव बनेगा तो हैड के साथ क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा। बाकी बातें अपनी जगह पे, ऑब्जेक्ट पहले आएगा और सब्जेक्ट जो है बाय लग के एंड पे चला जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव या शैल हैव के साथ क्या करना है, आपको बीन का एडिशन कर देना है। फ्यूचर टेंसेज में आ जाएं, अगर आपके पास दिया हुआ है आई विल मेल द गिफ्ट, तो विल के बाद फर्स्ट फॉर्म है, यानी फ्यूचर डेफिनेट, तो आप पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, उस विल के साथ बी का एडिशन कर देंगे। अगर इज एम आर लिखा हुआ है, इज एम आर गोइंग टू, जो पूरा स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश लैंग्वेज का फ्यूचर के लिए, इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू, तो उस केस में आपका पैसिव वॉइस कैसे होगा, इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू के बाद क्या करना है, आपने बी लगा देना है। फॉर्म तो हमेशा थर्ड ही है, ठीक है, बाकी बातें वही हैं। अगर नेक्स्ट ये मॉडल्स हैं आपके, ठीक है, मॉडल्स पर ऑलरेडी वर्ब के लेक्चर में बात हो चुकी है, ठीक है। तो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, ओटा, ये सारे मस्ट ये आपके होते हैं मॉडल्स, ठीक है। तो उनके साथ क्या करना होता है, बी लगाना होता है। विल बी, ठीक है, वोंट बी, विल नॉट बी, ठीक है। कैन बी, कांट बी, कैन नॉट, फोरटेल तो कैन नॉट बी। ठीक हो गया। नेक्स्ट मे नॉट आ जाए, जैसे मे गिव तो मे नॉट डू, मे नॉट बी डन, ठीक है। माइट बी, माइट नॉट बी। शुड मेमोराइज, शुड बी मेमोराइज। शुडंट स्मोक, शुडंट बी स्मोक्ड। ठीक हो गया, तो बी का एडिशन होता है। ओटा, ओटा के बाद भी वो आप बी लगाएंगे, ठीक है। हैड बेटर के बाद भी आप बी लगाएंगे। हैड बेटर याद रहिए पास्ट पर हैड नहीं है, ये एक मॉडल वर्ब होता है, ये फ्यूचर की बात करता है, कोई मशवरा देने के लिए। मस्ट के बाद बी लगाएंगे, मस्ट नॉट के बाद बी लगाएंगे, ठीक है। फिर हैज़ टू, हैव टू मॉडल्स हैं आपके, हैज़ टू के बाद बी लगाएंगे, हैव टू के बाद बी लगाएंगे। फिर इसी तरह से अगर डजंट या डोंट का इस्तेमाल किया गया है तो डजंट हैव टू करना वही है, आपने हैव टू देखा तो क्या लगा देना, आपने बी। तो मॉडल जितने भी आपके हैं उनके बाद बी लगाना है अगर प्रेजेंट में है टेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखें, डोंट हैव टू, तो ये क्या हो जाएगा, हैव टू बी। अब बी सपोज टू, ये भी एक मॉडल होता है। बी की जगह इज एम आर आ सकता है, वॉज वर आ सकता है। जैसे देखें आई एम सपोज टू, तो वंस अगेन चूँकि मॉडल है तो सपोज टू के बाद क्या लगाना है, आपने बी। इसी तरह यहाँ पे है, ये सारा वही आपका चला जा रहा है। सपोज टू के बाद क्या लगाते हैं, आप बी लगाते हैं। अब आप पास मॉडल्स पे आ जाएं, अगर आपके पास शुड हैव दिया हुआ है तो अब आप बी नहीं लगाओगे मॉडल वर्ब्स के अंदर। अगर पास में चले जाएं आप तो बीन कर लगाते होते हैं, तो शुड हैव बीन, ठीक है। शुडंट हैव बीन, ठीक है। ओटा हैव बीन। हाँ, बी सपोज टू पास में अगर चला जाए, ठीक है, इसको आपने बीन नहीं देना, ठीक है। सी ये वाहिद ऐसा है, इसको आपने वहाँ प्रेजेंट में क्या था, सपोज टू के बाद बी ही आना है, यहाँ भी बी ही रहेगा, सिर्फ सपोज टू में ऐसा होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट मे हैव, तो अब चूँकि पास में जा चुका है तो मे हैव बीन। मे नॉट हैव बीन। माइट हैव बीन, माइट नॉट हैव बीन। तो पास के अंदर आप क्या करते हैं, बीन लगाते हैं। अगर आपका एक्टिव में अगर आपके पास हु आ रहा है, जैसे हु ओपन द डोर, तो उस हु को आपने बाय हुम में कन्वर्ट करना होता है, बाकी चीज़ें वही रहेंगी।
चूँकि क्वेश्चन पूछा गया है तो अब ज़ाहिर है आपका हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगा आपके ऑब्जेक्ट से पहले, ठीक है। फॉर्म तो हमेशा थर्ड ही होती है पैसिव वॉइस में। इम्पेरेटिव सेंटेंस जैसे ओपन द डोर, लर्न दिस पोएम, फर्स्ट फॉर्म से जब भी आपका सेंटेंस शुरू होता है उसे इम्पेरेटिव कहते हैं। तो उसका जब आपने पैसिव बनाना है इस फॉर्मूले से बनाना है, पहले लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी को, फिर थर्ड फॉर्म, लेट द डोर बी ओपन। नेगेटिव सेंटेंस इम्पेरेटिव में जैसे डोंट ओपन द डोर, तो उसके बाद आपके 3 फार्मूले हैं उसके, ठीक है। एक फार्मूला कहता है कि आप डोंट के बाद लेट लगाएं, फिर ऑब्जेक्ट पे बी है थर्ड फॉर्म, तो ये बन जाएगा, ये गलत है यहाँ पे, ये बन जाएगा डोंट लेट द डोर बी ओपन, इससे पहले डोंट लगा दें बस, ठीक है। फिर नेक्स्ट फार्मूला लेट नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा लेट नॉट द डोर ऑब्जेक्ट द डोर बी ओपन। फिर ये है आपका फार्मूला लेट द डोर नॉट बी ओपन, ठीक है। तो इम्पेरेटिव आपके 3 फार्मूले की तरह 3 फार्मूले से बन सकता है पैसिव वॉइस। द पेंटिंग कवर द होल, ठीक है। देखें अगर आपके पास ये पेंटिंग क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग, तो नॉन लिविंग थिंग के केस में बाय नहीं लगाते, विद लगाते हैं। अब फार्मर किल्ड अ स्नेक, फार्मर क्या है, ह्यूमन बीइंग, तो क्या लगाएंगे, बाय। अगर कोई आपका वर्ब ऐसा है जो अपने साथ प्रेपोजिशन ले रहा है, जब आपने पैसिव वॉइस में जाना है वो प्रेपोजिशन ख़त्म नहीं करनी, ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर आपके सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दूसरा इनडायरेक्ट, जैसे वी आर टॉट इंग्लिश बाय अली, तो व्हाट वी आर टॉट इंग्लिश, तो व्हाट का आंसर जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। whom we are taught, तो बल्कि सॉरी अली टीचेज अस इंग्लिश, ठीक है। तो टीचेज whom किसको पढ़ाता है अली, हमें, तो whom का जो आंसर आता है वो क्या होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट अली टीचेज, तो व्हाट का आंसर जो होता है वो क्या होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपके पास 2 तरीके हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक इनडायरेक्ट, 2 तरीके हैं। पहले तरीके में क्या करें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाहर ले आएँ, वी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर रहेगा, वी आर टॉट इंग्लिश बाय अली। दूसरे तरीके में क्या होगा कि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाहर लाएं। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाहर आएगा तो याद रहे कि जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अंदर पड़ा हुआ है, बस उसके साथ एक काम करेंगे, आप टू का एडिशन कर देंगे बस जी। ये पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज है, इसको आपने अपने तौर पर प्रैक्टिस करना है, अपने इस पैसेज को पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कर देना है, फिर कंपेयर करना है क्या डिफरेंस आ रहा है जी। पैसिव वॉइस यूज़ कब करते हैं, जब आपने रिसीवर यानी ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस देना हो, बजाय कि डूअर, डूअर कहते हैं सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट की बजाय जब आपने ऑब्जेक्ट पे वो स्ट्रेस देना होता है, वह पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। जैसे क्विज़ेस आर गिवन रेगुलरली, तो आपका फोकस ऑब्जेक्ट पे है, सब्जेक्ट पे नहीं है। भाई क्विज़ कोई ना कोई तो देगा ना, यानी टीचर, वो सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया जा रहा, आपका जो स्ट्रेस है वो किस पे है, ऑब्जेक्ट के ऊपर जी। तो जब हमें ये ना पता हो कि एक्शन किसने परफॉर्म किया, जैसे द रेस कैलकुलेटर वाज मेड इन जर्मनी, अब हमें नहीं पता हो कैलकुलेटर बनाया किसने है, यानी सब्जेक्ट कौन है, हमारा असल फोकस कौन है, ऑब्जेक्ट यानी कैलकुलेटर, तो उस वक्त भी आप पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं जी। यहाँ जब आप सब्जेक्ट को यानी डूअर को मेंशन नहीं करना चाह रहे, मैनी प्रॉब्लम्स हैव बीन इग्नोर्ड फॉर टू लॉन्ग, अब प्रॉब्लम किसने इग्नोर किया, बस मैं फॉर एग्जाम्पल कहते हैं जी, मैं कहता हूँ जी यू इग्नोर माई प्रॉब्लम, तो यू सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन उस सब्जेक्ट को यहाँ मेंशन नहीं किया जा रहा। तो जब आपने सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करना, तो उस वक्त आप सिर्फ ऑब्जेक्ट को मेंशन करना चाहते हैं, तब भी पैसिव वॉइस का यूज़ किया जाता है। अब मिस्टेक वाज मेड, बजाय का आप कहें जी आई मेड अ मिस्टेक, तो आप कह सकते हैं अब मिस्टेक वाज मेड, यानी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं करना चाह रहे, अपनी अनविलिंगनेस दिखाना चाह रहे हैं, तो उस वक्त भी आप पैसिव वॉइस में जा सकते हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं जी, वी वॉच द प्लेयर्स प्ले। देखें प्लेयर्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट ने क्या लिया हुआ है, बेयर इन्फिनिटिव लिया हुआ है, यानी टू के बगैर फर्स्ट फॉर्म ली हुई है। फिर दूसरा देखिएगा, दे टोल्ड अस टू राइट, अस ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फुल इन्फिनिटिव ले रहा है, क्लियर हो गया। तो याद रहे अगर आपका ऑब्जेक्ट ले रहा है फर्स्ट फॉर्म या आपका ऑब्जेक्ट ले रहा है इन्फिनिटिव, तब पैसिव वॉइस में क्या करना है, नंबर 1 बात बाय, यहाँ देखें इसका ये देखिएगा पैसिव वॉइस ये है, ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया द प्लेयर्स, वॉच सेकंड फॉर्म थी, तो क्या लगाएंगे वाज वर के हेल्पिंग वर्ब, द प्लेयर्स वर वॉच्ड, ठीक हो गया। अब यहाँ पे बाय अस नहीं करना आपने, ये जो वी है इसको एंड पे जाके आपने बाय अस बाय मी इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है आपने। अब आगे जितनी कैटेगरीज हम पढ़ेंगे उसमें ये होगा कि बाय अस बाय मी बाय हिम इनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ठीक है। निशानी क्या है कि जैसे ये देखें ऑब्जेक्ट ने क्या लिया हुआ है अपने साथ बेयर इन्फिनिटिव, या ऑब्जेक्ट ने क्या लिया हुआ है फुल इन्फिनिटिव, ऐसे केसेस में तो केस आपने याद रखने हैं जिसमें बाय बस बाय मी का इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा अब दूसरी बात, जो बेयर इन्फिनिटिव है फुल इन्फिनिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दूसरे सेंटेंस में आ जाएं, वंस अगेन यहाँ पे अस का ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया, टोल्ड सेकंड फॉर्म है तो वाज वर का हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। बाय देम नहीं करेंगे, टू राइट को मजीद कहीं नहीं ले जा सकते तो नो चेंज, उसको वैसे का वैसे ही लिखेंगे। आपके जितने सेंस वर्ब ऑफ सेंसेस होते हैं, ठीक है, उन सब पे ये रूल अप्लाई होता है। रूल नंबर 2, शी विश्ड मी टू राइट अ पोएम। देखें यहाँ पे अब एक चीज़ देखिएगा, पिछले रूल से डिफरेंट कैसे है, ये ऑब्जेक्ट है,
ऑब्जेक्ट ने क्या लिया यहाँ पे, इन्फिनेटिव, वो यहाँ भी ले रहा था, ये देखें ऑब्जेक्ट क्या ले रहा है, इन्फिनेटिव ले रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये देखें इन्फिनेटिव ने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, यहाँ वापस देख लें, दे टोल्ड अस टू राइट का इन्फिनेटिव फर्दर कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा, मतलब अब यहाँ पे टू राइट व्हाट कोई आंसर नहीं आएगा, टू राइट व्हाट तो आंसर आएगा पोएम, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। थिंग जो होती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है, तो ऐसे केस में क्या करना है आपने, जो आपका ये वाला पार्ट होगा उसको एज इट इज़ लिख देना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फिर उसके बाद लिखना है, ठीक है, और जो आपका इन्फिनेटिव है उसको टू बी में कन्वर्ट कर देना है, टू बी रिटर्न, ठीक हो गया जी। आई वॉन्ट समवन टू टेक फोटोग्राफ्स, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो मेन ऑब्जेक्ट आ रहा है आपका, इन्फिनेटिव ने क्या लिया हुआ है, टू टेक व्हाट, आंसर आएगा फोटोज़, तो वंस अगेन आई वांट को चेंज नहीं करना, ऐसे ही आ जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये आ गया, टू टेक को आप कन्वर्ट कर देंगे टू बी के अंदर। कैटेगरी नंबर 3, अच्छा याद रखिएगा ये आपके लाइक, लव, वांट, विश, इन पे ये रूल अप्लाई होता है। कैटेगरी नंबर 3, दे एडवाइस टू कंप्लीट द वर्क, अगर यहाँ पे आपके पास एडवाइस का लफ्ज़ आ रहा हो, ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन होंगी, ये देखें, एक ऑप्शन होगी कि इन्फिनेटिव लिखा होगा, दूसरी ऑप्शन होगी जेरंड लिखा होगा, ठीक है। दोनों सूरतों में आपका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, दे एडवाइस को नहीं छेड़ना, वैसे नीचे आ जाएगा, टू कंप्लीट द वर्क या कंप्लीट द वर्क, दोनों को क्या करना है, दैट और शुड के साथ कन्वर्ट कर देना है, तो दैट द वर्क शुड बी कंप्लीटेड, ठीक हो गया, तो कन्वर्जन किससे हो रही है आपकी, शुड के साथ, क्लियर हो गया जी। अब एक और देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा दे एडवाइज्ड, एडवाइस किसको किया गया हमें नहीं पता, ठीक है, अगर ये देखें दे एडवाइज द कॉन्सल टू कंप्लीट द वर्क, क्या चेंज आया, अब हमें पता है एडवाइस किससे किया गया, होम दे एडवाइस, तो आंसर आएगा द कॉन्सल, तो होम का आंसर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ऐसे के जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व हो जाए तो दो सोल्यूशन है, सोल्यूशन 1 ये वही होगा जो आपने पढ़ लिया यहाँ पे, ये सेम इसको एज इट इज़ आगे ले जाए, ये देखें द एडवाइस दैट द वर्क शुड बी कंप्लीटेड, तो सोल्यूशन 1 वही है। सोल्यूशन 2 क्या है कि इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख दें आप, ठीक है, वाज एडवाइस कर दें, और जो आपका ये यहाँ पे इन्फिनेटिव फ्रेज दिया हुआ है उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर हो गया। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है, यहाँ नहीं है, क्लियर हो गया। तो इसका सलूशन एक ही है कि दैट और शुड के में कन्वर्ट कर दें, इस पार्ट को कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आपका इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व हो जाए तो एक सोल्यूशन ये आता है कि इसको एज इट इज़ नहीं चले आए, वो जैसे आपने प्रीवियस किया है। दूसरे सोल्यूशन में क्या है, इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ला के जो आपका इन्फिनेटिव फ्रेज़ है उसको ना कन्वर्ट करें, ठीक है। इन तमाम वर्ड्स के ऊपर ये रूल अप्लाई होता है। नंबर 4, ही इन्वाइटेड मी टू गो, ठीक है, मी क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टू गो क्या है इन्फिनेटिव, ठीक है। ही इन्वाइटेड मी टू गो टू द पार्टी, अब देखें टू गो ने ये सिर्फ इन्फिनेटिव था, लेकिन टू गो टू द पार्टी ये क्या बन गई, इन्फिनेटिव फ्रेज। याद रहे टू द पार्टी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसका क्या होगा पैसिव वॉइस, आई वॉज इन्वाइटेड टू गो, ये मी जो ऑब्जेक्ट है शुरू में आ गया, वॉज इन्वाइटेड वंस अगेन बाय हिम बाय मी, इस कैटेगरी जो चल रही है अभी इसमें नहीं किया जाता, तो टू गो को एज इट इज़। इसी तरह इसको देख लें आप, ही इन्वाइटेड मी टू गो टू द पार्टी, आई वॉज इन्वाइटेड, इसको बिल्कुल कुछ नहीं करना आपने, टू गो टू द पार्टी, ठीक हो गया जी। तो आपका इन वर्ड्स के ऊपर ये रूल अप्लाई होता है। अब आप एक चीज़ नोट कीजिए, ये नंबर 4 कैटेगरी एडवाइस पे भी अप्लाई हो रही है, ये जो कैटेगरी थी इसमें भी एडवाइस का लफ्ज़ आ रहा है। तो आप पूछेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ज़रा डिफरेंस ये देखिएगा। माई मदर एडवाइस मी टू गेट अप अर्ली, टू गेट अप अर्ली को आप क्या कहेंगे, इन्फिनेटिव फ्रेज कहेंगे, ठीक है। तो आई वॉज एडवाइस टू गेट अप अर्ली बाय माई मदर, ठीक है, इसमें बाय ला सकते हैं आप। डिफरेंस क्या है, वो 3 और कैटेगरी 4 जो आपने पढ़ा है, 3 कैटेगरी के अंदर इन्फिनेटिव को जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले रहा है, 4 कैटेगरी में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा। ये दोबारा देख लीजिएगा, ये देखें ये 3 कैटेगरी थी, ठीक है। टू कंप्लीट व्हाट, तो आंसर आएगा वर्क, तो इसका मतलब है इन्फिनेटिव ने ऑब्जेक्ट लिया है। कंप्लीटिंग व्हाट, आंसर आएगा वर्क, तो इन्फिनेटिव जेरेंट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट ले रहा है, ठीक है। तो नंबर 3 कैटेगरी यहाँ भी इस तरह देख लें, टू कंप्लीट व्हाट, वर्क, तो इन्फिनेटिव यहाँ पे क्या कर रहा है, नंबर 3 कैटेगरी में ऑब्जेक्ट ले रहा है, ठीक है। तो उसको इस रूल से आपने लेके चलना है। नंबर 4 में चेक कीजिए, वंस अगेन इन्फिनेटिव है, लेकिन इस इन्फिनेटिव ने ऑब्जेक्ट नहीं लिया हुआ। ये देखें टू द पार्टी, ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो व्हाट का आंसर होता है। तो वंस अगेन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, क्लियर हो गया। तो इसलिए जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपने तब उसको रूल नंबर 4 की कैटेगरी के मुताबिक डील करना है। यहाँ रूल नंबर 3 में ऑब्जेक्ट था, रूल नंबर 4 के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं है, ठीक हो गया। तो ये डिफरेंस है 3 और 4 के अंदर। नंबर 5 है जी, आई रिमेंबर दैम टेकिंग मी टू द जू, इसको आप जनरली ऐसे याद रख लें कि आई रिमेंबर नीचे आ जाएगा, दैम टेकिंग बन जाएगा बीइंग टेकन, ठीक है, टू द जू को ऐसे लिख देंगे आप, क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट है जी, पीपल से दैट ही इज़ अ थीफ,
तो यहाँ पे देखें, जब इस तरह का कोई सेंटेंस आ जाए, पीपल से, पीपल क्लेम, पीपल बिलीव, इस तरह से कुछ भी लिखा हो, यानी इनमें से कोई सा भी वर्ड्स लिखा हो, तो आपने उसको कन्वर्ट करना है इट इज़ सेड के अंदर। इट इज़ सेड, इट इज़ बिलीव्ड, इट इज़ एज्यूम्ड वगैरह वगैरह। ये जो आपका दैट वाली क्लॉज है, इसको चेंज नहीं करना, इसको एज इट इज़ नीचे लिख देना आपने, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेज अगर आपके पास आ जाते हैं तो जो इफ़ वाला पार्ट है उसको चेंज नहीं करना, दूसरे को आप कर देंगे, शी विल बी वेलकम। और वन सेकेंड यहाँ पे देखें, शी विल बी वेलकम, बाय मी नहीं लिखना आपने, बाय नहीं यहाँ पे करना आपने। इस तरह से नेक्स्ट, दे हैड वन द मैच व्हेन आई रीच्ड। व्हेन वाली क्लॉज कौन सी होती है? टाइम क्लॉज। टाइम क्लॉज को कुछ नहीं करना, दूसरे को कर देना है। तो हैड वन क्या बन जाएगा? हैड बीन वन। क्लियर हो गया? टाइम क्लॉज को कुछ नहीं करेंगे आप। तो ये था जी आपका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, दैट्स इट।